पे जब हार्ट डेवलप हो रहा था तो हार्ट प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ। आप ये कह सकते हैं कि ओनली 30% हार्ट, सिर्फ 11-12 साल की थी जब पहली सर्जरी हुई। ओनली 5 to 10% सक्सेस रेशियो है। 90% रिस्क तब भी थी और ब्लू हो गई थी ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। नमस्कार, वॉरियर ही है। कोई मौका मत जाने दो और किसी के लिए कोई नाराजगी मत रखो कि कहीं बाद में कोई रिग्रेट रहे। अपनी हेल्थ से डील करके कुछ करना है तो राधा कृष्ण के अटूट भक्ति और माँ के असीम प्रेम ने इन्हें वह शक्ति दी। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। नमस्कार, वॉरियर वॉइसेस विद संगीता के 9th एपिसोड में आपका स्वागत है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इम्तिहान देती है जहाँ उम्मीद की एक किरण भी दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ योद्धा ऐसी होती हैं जो हार नहीं मानती, वे दर्द को अपनी शक्ति बना लेती हैं। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे ही योद्धा से जो जन्म से ही गंभीर हृदय रोग से जूझती रही, लेकिन हर बार जिंदगी को नए विश्वास और प्रेम से गले लगाया। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब भरोसा ईश्वर पर और विश्वास अपने भीतर हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। आइए सुनते हैं केतकी राज की अद्भुत और प्रेरक जीवन यात्रा। वॉरियर वॉइसेस में आपका स्वागत है केतकी। जी मैम। केतकी, आपका जन्म एक हृदय रोग के साथ हुआ था। क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं कि ये बीमारी वास्तव में क्या है? हाँ जी मैम एक्चुअली ये प्रॉब्लम मदर के वॉर्म में ही स्टार्ट हो जाती है जब ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो उस टाइम पे जब हार्ट डेवलप हो रहा था तो हार्ट प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ। आप ये कह सकते हैं कि ओनली 30% हार्ट डेवलप हुआ, बाकी 70% हार्ट डैमेज था। होल्स भी थे, वॉल्व भी डैमेज, और जो ब्लड सप्लाई होता है वो भी प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल ओनली 50 to 60% था। ये कब मालूम पड़ा इनको कि ये मतलब इमिडिएटली मालूम पड़ा कि थोड़े वक्त के बाद मालूम पड़ा कि आपको ये प्रॉब्लम है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है? एक्चुअली जब मेरा बर्थ हुआ था तब तो 36 आवर्स मैं नॉन स्टॉप मतलब रोती रही थी और ब्लू हो गई थी ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। तब तो किसी ने नहीं इस चीज को डायग्नोज किया। हम्म। बट जब मैं रात को सोती थी तो मेरी चेस्ट से आवाज आती थी अजीब अजीब सी। हम्म। तो उस वजह से फिर डॉक्टर को जब दिखाया तो डायग्नोज हुआ आफ्टर 1 मंथ मेरे बर्थ के कि मुझे ये इशू है, इको हुआ जब। हम्म। हम्म। ओके। तो जब आप छोटे थे केतकी, तो इस बीमारी की वजह से आप अक्सर बीमार रहते थे, तो आपको जी। सबसे ज्यादा क्या चीज महसूस होती थी, क्या समझ में आ रहा था आपको उस टाइम? बिकॉज आप छोटे थे, शायद इतना तो नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं बीमार हूँ और मुझे मतलब क्या कैसे महसूस होता था आपको उस वक्त? अ, वैसे तो मैम देखो, मेजर तो कुछ नहीं होता था, बट हाँ ऐसा होता था कि बाकी बच्चे खेल कूद रहे हैं, मैं खेल कूद नहीं पा रही हूँ, मुझे एक ही जगह बैठाया हुआ है। वो सब बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, मुझे मतलब घर से बाहर जाना भी ज्यादा अलाउड नहीं, बस घर से पार्क, पार्क से घर, वो भी थोड़ी देर के लिए। इस टाइम पे उठना, इस टाइम पे खाना, हर चीज ना एक फिक्स रूटीन की तरह थी। तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था कई बार कि ये जेल टाइप क्यों है लाइफ। हम्म। तो समझ में आपको मालूम था आपको बीमारी की वजह से, क्या ये मालूम था? हाँ, ये मालूम। मालूम था, ये मालूम था, मुझे ये बताया हुआ हम्म। था, मुझसे हाइड नहीं किया गया, ये मैं एक बहुत अच्छी बात कहूंगी। अगर हम्म। मैं कभी अकेले भी हूँ तो मैं कैसे मैं हैंडल करना है, मुझे ये भी प्रॉपर सिखाया गया था। अच्छा। ओके। हाँ। आपने बताया कि आपने केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन फिर भी हमेशा अव्वल आते थे। क्या आप उस समय की कोई खास याद शेयर करना चाहेंगे? अगर स्पेशल कहूँ तो हफ्ते में वैसे तो मैं सिर्फ 2 बार ही स्कूल शायद जाती होंगी, तबीयत की वजह से मेजरली एग्जाम अटेम्प्ट करने जाती थी। होमवर्क इसलिए हम्म। मिल जाता था बिकॉज मेरी मम्मा उसी स्कूल में जॉब करते थे। बट हाँ, वहाँ पे एक मेरे को सबसे अच्छा था वहाँ के टीचर्स का सपोर्ट। यूजुअली मैंने देखा है ऐसे केसेस में आसपास के लोगों का उतना सपोर्ट नहीं आता है।
हम्म। बट मेरे केस में मैं बाय गॉड ग्रेस कहूंगी, मुझे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है, जब तक मम्मा रहे तब तक भी, और जब मम्मा उस स्कूल में नहीं थे उसके बाद भी उन लोगों का मुझे पूरा सपोर्ट एंड फेवर रहा। हम्म। मदरली केयर, मतलब वो प्रॉपर एक बच्चे की तरह खाना खाया, मेडिसिन ली, मतलब मैं जब गई हूँ स्कूल इतनी देर के बाद रेस्ट करना जरूरी है, तो वो एक बहुत अच्छा रहा। हम्म। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि पढ़ाई अधूरी रह जाने से जीवन में कुछ कमी रह गई, या आपने किसी और रूप में इसे पूरा करा? हाँ, जब एजुकेशन छूटा था तो सबसे खराब बात क्या हुई थी, जिस दिन मेरी एजुकेशन छूटी थी उसी दिन मेरी 5th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया था। और मैं ओके। फर्स्ट आई थी क्लास में, उस क्लास में पहली बार कोई लड़की फर्स्ट आई थी, और उसी दिन इवनिंग में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, और डॉक्टर ने बोला कि स्कूल नहीं जाना। तो वो एक मेरे लिए हम्म। बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा, और मुझे लगा कि यहाँ तक पहुंच के अब सीधा, तब मुझे फील हुआ कि हर चीज में अच्छी हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। सपने थे बड़े बड़े कि कुछ करना है, प्रूफ करना है, ये नहीं पता था क्या बनना है, लोगों के जैसे होता है डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं था। बट हाँ, अपनी हेल्थ से डील करके कुछ करना है, तो उस एजुकेशन से तो नहीं हो पाया, बट जो वो इच्छा थी उसको लाइफ ने चेंज करके मुझे एस्ट्रोलॉजी में ले आए। हम्म। आप सिर्फ 11-12 साल की थी जब पहली सर्जरी हुई। हाँ इतनी जी। छोटी सी उम्र में, उस पल में आपके मन में क्या चल रहा था? आपको उसकी गंभीरता या सीरियसनेस समझ में आ रही थी कि ये क्या होने वाला है? हाँ, आइडिया तो था कि सर्जरी होनी है, मेजर कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि आज तक सभी डॉक्टर्स मना करते आए थे। पहली बार किसी ने यस किया, बट ये भी था कि अभी तक सब मना करते आए, शायद इस बार भी मना हो जाए, वो बच्चे वाला माइंड था। बट हम्म। 29 मई को वो फर्स्ट सर्जरी हुई थी, और 28 मई को हॉस्पिटल में 1 वीक एडमिट रही थी बिफोर सर्जरी, तो नर्स ने आके मेरी मदर को बोला इवनिंग में कि कल हम्म। सुबह सर्जरी है, तो इसको प्रिपेयर करना है सर्जरी के लिए हमने। तो वो सुनते ही उस टाइम से लेके सुबह ऑपरेशन थिएटर तक जाते तक मैंने सिर्फ रोया है। दवाई दे हम्म। के मुझे, मतलब उन लोगों ने सुलाया रात को कि बॉडी जब तक शांत नहीं होगी, माइंड शांत नहीं होगा, सर्जरी कैसे करेंगे। हम्म। ये सिचुएशन थी, मतलब मैं जब ऑपरेशन हम्म। थिएटर में भी मुझे लेके गए तो मुझे झूठ बोल के लेके गए कि नहीं, तुझे डिस्चार्ज करवाने लेके जा रहे हैं, कैनुला निकलवाएंगे, कैनुला निकलवाने की हम्म। जगह एनेस्थीसिया दिया। तो मेरे हम्म। लास्ट वर्ड्स मम्मा को शायद यही थे कि अब बहुत बुरी मम्मा हो, मेरे साथ ऐसा नहीं करना। तो मम्मा को टेंशन देके गई सर्जरी में, अब कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो मम्मा को वही वर्ड्स याद रहते ना। हाँ और दूसरी सर्जरी के वक्त भी आप 15 साल की थी, तो पर लेकिन जी। उस टाइम ज्यादा समझदार थी। क्या उस समय अ, डर ज्यादा था या विश्वास था कि नहीं सब ठीक हो जाएगा? ना डर था ना विश्वास था, बट हाँ, हल्की घबराहट और एग्जाइटी थी, क्योंकि हम्म। चांसेस तब भी डॉक्टर्स ने यही बोला था कि ओनली 5 to 10% सक्सेस रेशियो है, 90% रिस्क तब भी था। हम्म। 10 घंटे चली थी वो सर्जरी, काफी रिस्की हम्म। थी। हम्म। बट डर नहीं था, घबराहट थी, एग्जाइटी थी, सिर्फ ये कह सकते हैं। हम्म। ये आपने बताया जैसे आपका हार्ट सिर्फ 40% चल रहा था जब आप पैदा हुए, अभी आपके दूसरी सर्जरी के बाद भी सिर्फ 40% चल रहा था। तो ये मतलब ये सर्जरी से आपको बेसिकली क्या फायदा हुआ, और मतलब क्या चेंज हुआ इसमें सर्जरी की वजह से, और आपको क्या? मेजर चेंज हम्म। हम्म। मेजर चेंज ये आया कि एक तो ऑक्सीजन लेवल अप हुआ, जो 60% रहता था वो 90 to 100 के बीच में आ गया। और मेरे हम्म। को जैसे बचपन में बहुत जल्दी थक जाती थी, लाइक 10-15 मिनट में कुछ करा तो फेंट हो जाना, हम्म। हम्म। वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, अब वो लिमिट 3 से 4 घंटे पे आ चुकी है। हम्म। तो एक ये स्टेमिना बढ़ा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, ये डिफरेंस आया। और जल्दी, बहुत जल्दी बीमार नहीं होती। एक नॉर्मल इंसान भी साल में 2-3 बार तो बीमार होता है, तो वो हम्म। ऐसा सिचुएशन कह सकते हो। बस हाँ, थोड़ा सा ज्यादा बीमार होती हूँ, लोग 3 दिन में ठीक होते हैं, मुझे 10 दिन लगते हैं। इम्यूनिटी लेवल लो है मतलब।
हाँ हाँ। तो आपको क्या केयर लेना पड़ता है केत की आपने इस सिचुएशन के चलते? और खाने पीने का बहुत रहता है केयर, मतलब साफ सुथरा खाना पानी हो, बाहर का बहुत ज्यादा नहीं खा सकते। ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ, ट्रैवल मतलब अगर 3 से 4 घंटे का ट्रैवल किया तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। हम्म। और 8 घंटे की नींद जरूरी है ही है। मेडिकेशन हम्म। लाइफ टाइम है। हम्म। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ये सब चीजें, और किसी को कोई इन्फेक्शन है वायरल है तो हम्म। अगर उसके पास से भी निकल गई तो मुझे कम्युनिकेट हो जाए। हम्म। ये रहता है। हम्म। और मेन लंग्स पे बहुत ध्यान देना है, गिरना मना है। लंग्स पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आना चाहिए, बिकॉज सर्जरी जो भी है लंग्स पे टिकी हुई है। हम्म। इतना मतलब ये बताइए, बताओ मुझे कोविड के टाइम आपने आपको कैसे बहुत केयर लेनी पड़ी होगी ना, बिकॉज वो तो वैसे ही आपकी इम्यूनिटी लो थी, तो कोविड हाँ के टाइम। ऑलमोस्ट 1 साल तक घर में रही थी, घर में कोई मतलब बाहर का बहुत ज्यादा कोई आया भी नहीं। हम्म। मम्मा और भी कहीं नहीं जाते थे क्योंकि वो भी तो बाहर कम्युनिकेट होंगे, मतलब काफी चीजें हम लोगों ने वो 1 साल तक रिस्ट्रिक्ट रखी थी जब तक पीक था। हम्म। हम्म। इंजेक्शन तो आपको लगाया कि नहीं, नहीं लगाया आपको कोविड के नहीं टाइम? लगाया। नहीं अलाउड लगाया, नहीं है, बल्कि अलाउड ब्लड नहीं थिनर है। मेडिसिन। हम्म। तो ये आपका ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन के बाद आप बता रहे थे कि अब ऑपरेशन और तीसरा तो नहीं हो सकता, तो लेकिन आप बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली 35 के एज तक ये हार्ट अच्छे से चलेगा, लेकिन उसके बाद आपको मतलब शायद ट्रांसप्लांट की जरूरत, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ऐसे कुछ आप बता रहे थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा शेयर कीजिए। हाँ, जो ये सर्जरी है फंटान सर्जरी केस कहते हैं, मतलब ये 3 स्टेप्स में होता है, जो मेरा 2 बार में ही कंप्लीट किया था उन्होंने 3 स्टेप। तो हम्म। इसमें 35 की एज तक मैक्स कहते हैं कि चल जाती है। 30 के हम्म। बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, 35 के बाद कॉम्प्लिकेशंस रेस होती हैं। तब इसमें कुछ जगहों पे एडवांस टेक्नोलॉजी से आगे अपर ट्रीटमेंट आ चुका है फंटान में भी। हम्म। तो हमें उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा अगर वो पॉसिबिलिटी हुई, या लास्ट स्टेप होगा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ओके, सो दैट मीन्स अभी रिकमेंडेशन हार्ट ट्रांसप्लांट का नहीं है, तो आपने उसकी रजिस्ट्रेशन तो की नहीं है, तो नहीं। अब कॉम्प्लिकेशंस आएंगे तब ये आगे देखा जाएगा इस तरीके से। बिल्कुल। हाँ, इस तरीके से। तब तक आपको ये सब आपने जो भी बताया वो केयर लेनी है, अपना ख्याल रखना है, और जी। डाइट पालनी है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस में जीना है। पर अकेत की पढ़ाई पूरी न कर पाने के बावजूद आज आप स्वावलंबी हैं और ज्योतिष सिखा सिखा रही हैं। कृपया हमारे साथ हमसे शेयर कीजिए कि आपकी ज्योतिष की यात्रा कैसे शुरू हुई। कहते हैं जब बच्चे बर्थ लेने वाला हो तो मदर की वॉर्म से वो चीजें सीखना स्टार्ट कर देता, तो मेरी यात्रा वहीं से शुरू हुई। मेरे मदर ने अपनी प्रेगनेंसी टाइम में एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना काफी ज्यादा किया था। तो बीज तो तभी डल गया था। उसके बाद वो बताते थे, कुंडलियां वगैरह मैं देखती थी घर पे, कई बार लोग पूछने आते थे। तो 2018 तक वैसे उन्होंने जॉब वगैरह किया, वो एमकॉम एलएलबी है वैसे। अच्छा, लॉ हाँ किया बट, है। हम्म। हाँ लॉ भी किया हुआ उन्होंने, प्रैक्टिस नहीं किया बट लॉ पढ़ा हुआ है उन्होंने। हम्म। बट 2018 में फिर उन्होंने जॉब अपने क्विट किया बिकॉज ऑफ माय मेडिकल कंडीशन, कि अब मेरे को भी टाइम देने की जरूरत है बिकॉज फ्रेंड सर्कल नहीं है। हम्म। तो उस दौरान फिर उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी को अपने पैशन को ही अपना काम बनाया, लॉकडाउन में स्विच किया उस पे। तो जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो मेरे को इंटरेस्ट आता था। मैं वो प्लैनेट्स पढ़ती थी, उनकी बुक्स पढ़ती थी, जब वो पढ़ा रहे होते थे फिर मैं खुद से बोलती थी कई बार कि नहीं ये गलत बता रहे हैं, ये तो ऐसे होना चाहिए। तो फिर उन्हें लगा कि ये इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा, उनका सोशल मीडिया तो मैं ऑलरेडी हैंडल कर रही थी, कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, कोई प्रेशर नहीं है, करना चाहते हो तो टीचर तुम्हें दे देते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे प्रोफेशनल कोर्सेज कराए, एस्ट्रोलॉजी का भी करवाया, न्यूमरोलॉजी का भी करवाया। हम्म। तो आज के डेट में दोनों फील्ड्स पे कमांड है। तो आपकी मम्मा आपकी गुरु रही, फर्स्ट गुरु इस हाँ। एस्ट्रोलॉजी में। जी जी। तो
आप बता रहे थे कि आप ज्योतिष के जरिए दूसरों की मदद करती हैं। किस तरह से आप मदद कर पाते हैं उन लोगों की? तो मैम एस्ट्रोलॉजी को लेके गलत मिथ्स हटाते हैं। जो हम टीचिंग करते हैं, हमारा पर्पस ये है कि मिथ्स हटें, कि एस्ट्रोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। हम्म। जैसे लोग कुछ योगों से, कुछ प्लैनेट से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो आधे हम्म। से ज्यादा टाइम पे उनके चार्ट में वो चीज होती ही नहीं है। हम्म। वो टीचिंग के पर्पज से हम उनका वो डाउट क्लियर करते हैं। थर्ड सेकंड आता है कि प्रिडिक्शंस में हम उनके लाइफस्टाइल में उन्हें चीजें गाइड करते हैं, कि हम्म। आप उपाय जो हम देते हैं उनकी लाइफस्टाइल देते हैं। हम मतलब बहाने वाले, दान करने वाले उपाय हमारे कम रहते हैं, उनके लाइफस्टाइल को चेंज करने वाले ज्यादा रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, किसी को सन के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा हो, अब सन जिसका वीक होगा ना, उसको बोन पेन हमेशा रहेगा। हम्म। अब पहले के लोगों को इतना नहीं था, नानी दादी आज तक हमारे एक्टिव हैं, एज के अकॉर्डिंग हो रहा है, बट यंग एज में उन्हें कभी नहीं था। हम्म। उसके पीछे का रीजन, वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, उगता सूरज देखते थे, हम्म। सन बहुत अच्छा था। तो आज के डेट में हमें उन लोगों को बोलना पड़ता है कि सनराइज के टाइम पे एटलीस्ट उठो और जाके वॉक करो। जो आठ हम्म। आठ नौ नौ 10 10 बजे उठ रहे हो, सन खराब कर रखा है। हम्म। तो इस तरह से गाइडेंस देते हैं। ओके। कि बोन्स वीक रह सकती हैं क्योंकि ये आपका जो भी है एस्ट्रोलॉजिकली, तो बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस देते हो। और जी। केतकी, आपने राधा कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का जिक्र किया। इस भक्ति ने जी, आपको कठिन समय में किस तरह का सहारा दिया? अगर कहूँ तो हर जगह उनकी पावर साथ ही रहती है। जब से वो लाइफ में आए हैं 2000, वैसे तो देखो हमेशा से साथ थे, बट हाँ घर में कहूँ तो 2010 में ठाकुर जी आए थे, छोटे से बाल रूप में। तो आज के डेट में तो बहुत उनकी बड़ी सेवा, बड़ी तो नहीं कहूंगी, बट जितनी उन्होंने दी हुई है उतनी सेवा चल रही है, जितनी कर पाती हूँ। तो मेरे मतलब मेजर सर्जरीज के टाइम पे वो मेरे साथ थे, सेकंड सर्जरी के टाइम पे स्पेशली आईसीयू तक में मेरे साथ रहे हुए हैं मैम वो। हम्म। मैं बहुत क्रिटिकल हो गई थी सेकंड सर्जरी के बाद, तो वहां पे डॉक्टर्स के हाथ खड़े थे। मेरे मम्मा मेरे से जैसे मिलने आते थे, सुबह शाम टाइमिंग्स होते हैं, तो वहाँ के जो आईसीयू इंचार्ज थे उन्होंने मम्मा को कहा कि ये ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, और अगर नहीं किया तो हमें शाम तक वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, पैरालाइज भी हो सकता है, कोमा भी हो सकता है। तो लड्डू गोपाल जी मम्मी के हाथ में ही होते थे, मम्मा उन्हें लाती थी साथ में। तो उन इंचार्ज ने कहा कि आप इसके भाई को यहाँ छोड़ के जाओ। मैं लड्डू गोपाल को राखी बांधती हूँ, आज भी वहां सभी को हॉस्पिटल में पता है कि लड्डू गोपाल की बहन है। मैं जब भी जाती हूँ मेरे डॉक्टर पूछते हैं कहाँ है तेरा भाई, आज साथ नहीं लाई। तो फिर उन्होंने कहा अलाउड नहीं है आईसीयू में, बट हम कह रहे हैं कि इसके भाई को यहाँ छोड़ के जाओ, यहीं शायद कोई हेल्प करे, कोई इसको मोटिवेशन दे, हिम्मत दे। तो वो 6 घंटा वहां रहे। जब मम्मा उनको छोड़ के गए ना, मम्मा यही बोल के गए उन नर्स को कि मैं दोनों बच्चे देके जा रही हूँ, दोनों का ध्यान रखना। तो वो 6 घंटे में जो भी ट्रीटमेंट मुझे दिया गया, जो मेरा ऑक्सीजन लेवल लगातार डाउन जा रहा था, वो एक जगह पे रुक गया। तो ये एक मिरेकल रहा हमारी लाइफ में उस टाइम का। उसके अलावा भी बहुत सी हैं, बट ये सबसे मेजर, मतलब अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो वो उस 6 घंटे की बदौलत। कुछ तो है भगवान का। एंड गॉड बिल्कुल, ब्लेस यू। डिवाइन पावर कह लो, फेथ कह लो, ट्रस्ट कह लो, देखो वो खुद नहीं आते, बट किसी ना किसी को प्रेरणा देते हैं, फील कराते हैं। किसी न किसी के रूप में, किसी न किसी तरीके से वो हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो हमें हिम्मत देते हैं। जी। केतकी, आज आप जिन लोगों की मदद कर रही हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे जो बीमारी या कठिनाइयों से लड़ रहे हैं? मेरा हमेशा एक ही मैसेज रहता है मैम उन लोगों के लिए। सबसे पहली बात तो अपनी बीमारी को अपनी वीकनेस ना समझें। स्पेशल वर्ड अगर आपके साथ लग रहा है, स्पेशल चाइल्ड या किसी भी तरह, तो स्पेशल वर्ड को अपने लिए खास समझें, खुद को कुछ कर दिखाएं, और उनके आसपास के लोग भी उन्हें मोटिवेट करें उस चीज के लिए। सेकेंडली, आपको लाइफ में जब जैसा जो मौका मिल रहा है, अपनी लाइफ खुल के जियो।
ये स्ट्रेस मत लो कि मेरे साथ ये हेल्थ इशू है तो मैं ये नहीं कर सकता, नहीं, जितना मौका मिल रहा है ना करो, क्योंकि आज के डेट में लाइफ स्पैन नॉर्मल इंसान का भी नहीं बचा है। बहुत यंग एज में डेथ्स हो रही हैं, खड़े खड़े कब कुछ हो जाए किसी को नहीं पता। सही तो है। कोई मौका मत जाने दो, और किसी के लिए कोई नाराजगी मत रखो कि कहीं बाद में कोई रिग्रेट रहे। हम्म, सही बात। बस यही मैसेज है कि जो है खुल के जियो, लाइफ में जो मिला है जैसे मिला है बस उसका ग्रैटिट्यूड करो। हम्म, बहुत बढ़िया बात कही केतकी। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा ऐसी ही सही अच्छी तबीयत रहे, आप खुश रहे, और भगवान आपको बहुत लंबी, कृष्णा जी आपकी बहुत लंबी उम्र दे आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज के इस एपिसोड में केतकी ने हमें दिखाया कि सच्ची ताकत शरीर की नहीं, मन की और विश्वास की होती है। राधा कृष्ण के अटूट भक्ति और माँ के असीम प्रेम ने इन्हें वह शक्ति दी जिससे इन्होंने हर दर्द को प्रेरणा में बदल दिया। हम इनकी कहानी से यही सीखते हैं कि चाहे हालात कितने भी कठिन ना हो, अगर दिल में भक्ति और प्रेम में विश्वास हो तो जिंदगी हमेशा नई रोशनी देती है। मेरे सभी श्रोताओं का धन्यवाद इस एपिसोड को सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।